नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 मई यानी कि आज करीब 2.25 घंटे के लिए ललितपुर में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ललितपुर के अलावा अन्य जिलों से पुलिस बल भारी संख्या में तैनात की गई है। मुख्यमंत्री यहां जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। ललितपुर स्थित पुलिस लाइन के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 10:45 से 11:15 तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। 11:15 से 12:15 तक कोई विकास कार्य जो है उनका निरीक्षण आज सीएम करेंगे और 12:15 में कथावाचक मुरारी बापू के कथा स्थल भी जाएंगे। मुरारी बापू के कथा स्थल पर लगभग आधा घंटा रुकेंगे। ललितपुर स्थित नेहरू महाविद्यालय प्रांगण से हेलीकॉप्टर से 12:50 में लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ललितपुर से संवाददाता विजय जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आज सीएम ललितपुर पहुंचने वाले हैं, 2.25 घंटे वहां पर रहने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी वहां पर नजर आ रही है सीएम के दौरे को देखते हुए? सीएम के दौरे को जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मूड में था। इंटेलिजेंसी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के साथ साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बाहर से भी काफी फोर्स आई है। यहाँ ललितपुर में कसरौदा बांध स्थित जल जीवन मिशन योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिससे करीब 62 गांव लाभान्वित होंगे और लगभग 1,60,000 लोगों को पीने पानी की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, कोई एक स्थलीय निरीक्षण करेंगे निर्माण कार्य का, तत्पश्चात मुरारी बाबू की कथा का आनंद लेंगे, उसमें शामिल होंगे और 12:50 पर स्थानीय हेलीपैड नेहरू महाविद्यालय से अपने गंतव्य को रवाना होंगे। जी, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं ललितपुर, ऐसे में किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है आम जनता के बीच? दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ललितपुर दौरा है मुख्यमंत्री का। उत्साहित है काफी जनता, क्या सारे नेता जितने जनप्रतिनिधि सब उत्साहित है। परंतु एक बात देखने को यहाँ मिल रही है, किसी भी स्थल पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। करीब 500 मीटर पहले ही हर जगह मीडिया को रोका जा रहा है। क्या कारण है ये नहीं बता सकते। ये लगता है कि ललितपुर में हाल ही में जो 2 घटना हुई है, कहीं मीडिया उनके ऊपर सवाल ना पूछे, जिसके चलते वो मीडिया से दूरी बनाए। चले, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर हम बात करें विजय, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार ललितपुर के दौरे पर रही, ललितपुर के मामले को लेकर निशाना साधती रही। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी बात हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। नहीं, इतनी चाक चौकन व्यवस्था है कि अपोजिशन का कोई भी नेता उनसे नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि जो नेता है, जिन्हें पास मिला है वही मिल सकते, ना जनता ना अपोजिशन का कोई भी नेता नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि मीडिया से भी दूरी बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर इस पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने अलग अलग जिलों का दौरा किया है और विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस क्रम में वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ पीताम्बरा देवी के दर्शन किए हैं और पीताम्बरा देवी के दर्शन के साथ ही सीएम योगी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और प्रसाद भी ग्रहण किया है। तो सीएम योगी ने मां पीताम्बरा देवी के दर्शन यहां पर किए, दतिया पहुंचे थे और ये तस्वीर भी हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए थे। उनका स्वागत किया गया और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस दौरान मौजूद रहे। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो मंत्री सुरेश खन्ना, दानिश आजाद अंसारी का दौरा आज 2 दिन हरदोई में रहेंगे। सरकार के दोनों मंत्री कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। दोनों मंत्री जनप्रतिनिधियों से मीटिंग, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, जिले के आला अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे दोनों मंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई विकास कार्यों की समीक्षा होगी, जनप्रतिनिधियों से मीटिंग, अस्पताल का निरीक्षण आज होना है। तो जिले के आला अफसरों के साथ भी दोनों मंत्रियों की मीटिंग और बैठक होनी है। मंत्री सुरेश खन्ना और दानिश आजाद अंसारी आज हरदोई पहुंच रहे हैं। 2 दिन हरदोई में रहने वाले हैं सरकार के दोनों मंत्री। तो एक तरह से सीएम के आदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो तमाम विकास कार्यों की पूरे प्रदेश में समीक्षा चल रही है और तमाम मंत्री भी इसमें एक्शन में नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और जो भी विकास कार्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इधर यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग और विस्फोट से सहारनपुर दहल गया। हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 5 की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग झुलस गए। फैक्ट्री में काम करने वाले अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 चचेरे भाई हैं। भयानक विस्फोट से पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए, साथ ही काफी दूर तक मलबा जाकर गिरा। यह हादसा अंबाला रोड पर सरसावा के पास गांव सोरोना बलवंतपुर के जंगल में हुआ है, जहां पर किरण फायर वर्क्स नाम से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री का मालिक राहुल उर्फ जोनी पुत्र किरण कश्यप सरसावा क्षेत्र के ही गांव सलेमपुर का रहने वाला था। शनिवार शाम करीब 6 बजे आसपास के गांव के काफी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी अचानक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। तेज विस्फोट से आसपास के करीब 4-5 गांव के लोग दहशत में आ गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। हालांकि फैक्ट्री में विस्फोट कैसे हुआ, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इधर इस हादसे के बाद सीएम योगी ने पटाखा फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया है और पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर सीएम ने शोक जताया है। सीएम ने फंसे लोगों को निकालने के निर्देश भी दिए। घायल लोगों के समुचित इलाज के भी निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज पहुंचे। गांव कुबेरपुर के प्रधान इरफान खां के घर अपने कई पुराने साथियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने राजनीतिक मुद्दे से जुड़े सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं और किसी भी मुद्दे पर बोलना उनका काम नहीं है। ज्यादा उकसाने पर कहा कि इतना जरूर है कि देश तरक्की की ओर कदम बढ़ा रहा है और 10 से 15 साल में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चल रहा है। आने वाले वक्त में देश बुलंदी पर होगा और सभी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने अपने रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। आरोपी बुलंदशहर जिले में तैनात है। पुलिस ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी सिपाही को पकड़ लिया है और उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है। अलीगढ़ से मिली सूचना के आधार पर बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। कासगंज से थाना अतरौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इधर लखनऊ में सरकटी लाश मिलने का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी युवक ने रेप के मामले में पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने परिचित युवक को कपड़े पहनाकर आरी से गर्दन काटकर अलग कर दी। पुलिस ने आरी और गर्दन बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक गुडम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक सरकटी लाश मिली थी, जिसका सर बरामद नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि शराब के नशे में उसकी हत्या की गई है, यानी कि उसे पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद खुद के कपड़े पहनाकर गर्दन काट दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी श्रीकांत पिंकू, जो कि सीतापुर का रहने वाला था, लखनऊ के थाना गुडम्बा स्थित जाहिरापुर गांव में रहकर पेंटिंग का काम करता था। आरोपी रेप के आरोप में गैर जमानती वारंट इस पर जारी हुआ था। गिरफ्तारी और आजीवन कारावास से बचने के लिए आरोपी पिंकू ने अपने परिचित के ही नरेंद्र सिंह चौहान को पहले शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। गुडम्बा थाने के अंतर्गत खत्री चौकी पड़ती है, जहाँ पे जहीरापुर गांव है। वहाँ पे एक युवक की लाश मिली जिसका सर नहीं था। एक खाली प्लॉट में हम लोग को लाश मिली। जब वहाँ मौके पे पहुँचे, लोगों से पूछताछ की गई तो किसी ने उसको पहचाना नहीं। शव की शिनाख्त करने के लिए कई टीमों को लगाया गया। शव के पास से एक डायरी बरामद हुई जिसमें कई नाम और नंबर थे। उन सभी लोगों को उठाया गया, उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि जो इसमें मेन अभियुक्त है उसका नाम है श्रीकांत उर्फ पिंकू, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और जो कि सीतापुर का रहने वाला है। गुडम्बा इलाके में सिरकटी लाश मिलने के बाद से सनसनी फैल गई थी। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करी तो मामला एक फिल्मी कहानी की तरह निकल के सामने आया।
जो मृतक है नरेंद्र सिंह चौहान, उसके दोस्त श्रीकांत उर्फ पिंकू ने ही उसकी गला रेत करके निर्मम हत्या करी थी। हत्या से पहले श्रीकांत ने जो मृतक था उसको शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद वो अपनी पहचान छिपाना चाहता था, जिसके चलते उसने गर्दन काट करके तालाब में फेंक दिया और जो उसका धड़ था उसको खाली प्लॉट में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि ये जो श्रीकांत है आरोपी, इसके ऊपर पहले से रेप का मुकदमा दर्ज है और ये खुद सजा से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाना चाहता था और पुलिस को गुमराह करना चाहता था। कहीं ना कहीं इसी के चलते इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जो कमिश्नरेट पुलिस है उसने समय रहते इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर लिया है। महज 12 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया गया है, जिसके बाद से जो टीम लगी हुई थी उनको कमिश्नर डी के ठाकुर की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की सनसनीखेज वारदात थी, कहीं ना कहीं इसने पूरे शहर को दहला के रख दिया था। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। सरकटी लाश मिलने के बाद इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ है और आपको बता दें कि अब रेप और हत्या का जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस पर आगे कार्रवाई होगी। आरोपी की निशानदेही पर मृतक का सर भी बरामद हो गया है। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं ललितपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले दतिया पहुंचे थे, दतिया के बाद अब ललितपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आज लगभग 3 घंटे तक यहां पर सीएम रहने वाले हैं और जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, विकास की योजनाएं हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है और ललितपुर दौरा है आज मुख्यमंत्री का। लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इससे पहले पीताम्बरा देवी के दर्शन करने पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए थे, पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद ललितपुर के लिए रवाना हो गए। तो ललितपुर भी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और सौगात भी देंगे। तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए आज कपाट खोल दिए गए हैं। कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ खोले गए। सेना के बैंड की धुनों के साथ 6:15 में ये कपाट खुले। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। धाम खोलने के लिए आदि शंकराचार्य की गद्दी और भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी की मूर्ति तेल कलश यात्रा के साथ जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से अपने अगले पड़ाव योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचा दी गई थी। चार धाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि एक दिन में 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो क्या कुछ तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है, क्या वैसी ही तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आ रही है और कितने की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए, किस तरह का नजारा आज देखने को मिला सुबह के वक्त? जी निश्चित तौर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। करीब 6:15 पर कपाट खुले हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में उत्साह रहा, जो हजारों की संख्या में जो कपाट खुलने के समय जो श्रद्धालु थे वो वहां पर मौजूद थे, जयकारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला था। इसके साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था। जो 15,000 की संख्या रखी गई है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो संख्या है वह 15,000 की थी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। अब यह कह सकते हैं कि जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, अब यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का जो चारों धामों में पहुंचना शुरू हुआ है और आज बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है और जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था और जो अपनी बारी का जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए। कहीं ना कहीं उत्साह देखा गया था। इसके साथ ही जो सेना की धुन है, सेना की धुन पर जो सेना की धुन बजाई गई थी और कपाट खुलते समय में, इसके साथ ही गेंदे के फूलों से बद्रीनाथ को सजाया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो उत्साह देखने को मिल रहा था, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा था, जो वहाँ की जनता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था, क्योंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए काफी अहम मानी जाती है। जी
चलो, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। नवीन, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन की तैयारी किस तरह की, व्यवस्थाएं किस तरह की है, और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ जरूरी किया गया है? निश्चित तौर पर चार धाम यात्रा को लेकर और अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो जो संख्या है वो सीमित की गई है। ऋषिकेश से मॉनिटरिंग की जाती है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी बाकायदा उनका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, इसके बाद ही उन्हें भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारों धामों की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं उसे उन्हें किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और जो श्रद्धालु और जो यात्री हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और 2 साल बाद इस तरह से तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिस तरह से केदारनाथ में रिकॉर्ड भी बना, 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, वैसे ही अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो लगभग 15,000 जो यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इधर बड़ी खबर है, हरिद्वार पहुंचने पर सीएम धामी का स्वागत किया गया है। हरिद्वार गंगा सभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। सीएम धामी ने गंगा सप्तमी के अवसर पर डुबकी लगाई। परिवार समेत सीएम ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। नामांकन से पहले गंगा मां और साधु संतों का आशीर्वाद लिया यहाँ पर धामी ने, और गंगा जन्मोत्सव पर परिवार समेत यहाँ पर दूध अभिषेक करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सप्तमी भी है, गंगा सप्तमी, और आपके नहीं आज गंगा पूजन किया, कैसा लग रहा है, क्या मांगा सर उपचुनाव को लेकर भी आशीर्वाद दिया आपको? माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे माँ गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करती है। चंपावत से बड़ी खबर, उपचुनाव में आप प्रत्याशी उतारने पर कर रही विचार। प्रत्याशी उतारने को लेकर अभी हालांकि तस्वीर साफ नहीं है। प्रत्याशी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का बयान, विचार विमर्श कर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया जाएगा। पार्टी धरातल पर संगठन का दायरा बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रत्याशी उतारने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की, और उपचुनाव होने हैं। चंपावत उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशी उतार सकती है। भदोही के रिंकू सिंह को अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक के युवाओं के वो आइडल बन चुके हैं। 4 अप्रैल 2022 को WWE में कदम रखा और मुकाबले में चर्चित पिता बेटे की जोड़ी को पछाड़ दिया। तब से भारतीयों से लेकर दुनिया भर के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हाथ पर राम का नाम, काली आंखें, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला। ये हैं WWE की दुनिया में वीर महान, जिनका अंदाज फैंस को बहुत भाया हुआ है। रुद्राक्ष और त्रिपुंड वाले ये WWE फाइटर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रिंकू का बचपन घर में नहीं बीता, बल्कि गांव के मैदान और खेलों में बीता है। उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। गांव के राधा स्वामी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन क्लास से ज्यादा मैदान में वक्त बीता। घर में रखे डंडे और बांस उनका खिलौना थे। उसको भाला फेंकने का बहुत शौक था। वो गांव में कई बार एक घर से दूसरे घर में भाला फेंक देता था। रिंकू 15 साल का था जब उसको लखनऊ के गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि उसको वहां पर एडमिशन लेना है। उसने एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए दिन रात मेहनत की। 2003 में रिंकू ने गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने इंटर की परीक्षा पास की। यहीं से उसका WWE सफर शुरू हो चुका था।
रिंकू लखनऊ में 5 साल रहा। 2007 में फॉरेन कंपनी पीटर्सबर्ग पायरेट्स ने बेसबॉल फेंकने में रिंकू सिंह का चयन किया। इसके बाद 2008 में पीटर्सबर्ग पायरेट्स कंपनी रिंकू को अपने साथ अमेरिका ले गई। अमेरिका में रिंकू ने इस कंपनी के साथ लगभग 10 साल तक मैच खेले और जीत हासिल की। रिंकू की पहचान बेसबॉल के चैंपियन के रूप में बन गई, लेकिन फिर अचानक रिंकू का इस गेम से मन हटता गया। भाई राजकुमार ने बताया कि रिंकू ने उसे कहा कि अब उसका मन बेसबॉल में नहीं लगता है। उसके बाद रिंकू ने एक रेसलर यूनिवर्सिटी में दुबई में एडमिशन लिया। रिंकू ने वहां ट्रेनिंग शुरू की और छोटी रिंग में मैच खेलता रहा। धीरे धीरे उसके लड़ने की स्टाइल लोगों का ध्यान खींचती रही। 2019 में रिंकू ने आखिरकार अमेरिका के एक रेसलर को पछाड़कर जीत दर्ज की। रिंकू के पिता ब्रह्मदीन सिंह ने बताया कि वो आज अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश हैं। शुरू से शिक्षा दीक्षा तो यहीं गांव के बगल स्कूल है, यहीं से हुई थी जी। उसके बाद में यहाँ से कुछ दूर रहा, स्वामी धाम पड़ता है, वहाँ से हुई। उसके बाद वो चले गए यहाँ से लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज में, वहाँ पढ़े। वहाँ के बाद इनका बुलाव आया दिल्ली में, दिल्ली गए बेसबॉल खेले। वहाँ से फिर ये चले गए बम्बई बेसबॉल में जीते उते। उसके बाद इनको अमेरिका का बुलाव हुआ, अमेरिका चले गए। अब आया है कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। हमको तो यही बड़ी खुशी है। WWE में रिंकू सिंह राजपूत धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। अपने अलग लुक की वजह से उनको खासा पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह वो अपने शहर, राज्य और देश का नाम रोशन करते रहें। भदोही से आदर्श पांडे के साथ अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।